हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स के बारे में। ये जो न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे आज ये कहाँ पे मिलते हैं। ये बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, ये कहाँ पे मिलेंगे और इनका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, ये कौन सा काम करते हैं, ये सारा कुछ हम इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है आपके एनसीईआरटी के अंदर बायोमोलिक्यूल में आपको ये देखने को मिलेगा। हालांकि बहुत ही कम कुछ सेंटेंस में इसको एनसीईआरटी ने ख़त्म करके रखा है। इसका जो अलग कहीं पे डिस्कशन हुआ है तो वो डीएनए के पार्ट में डिस्कशन हुआ है और वो भी आपके बायोमोलिक्यूल्स में ही दिया गया है। तो हम ये सब को बस न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड का वाला जो पार्ट है, इनके स्ट्रक्चर्स हैं, ये किस तरह से फॉर्म होते हैं, इनमें क्या क्या कंपोजिशन होते हैं, ये सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और डीएनए वाले पार्ट के लिए एक सेपरेट वीडियो रहेगा। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ये न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं। कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं सबसे पहले। जैसे कि आप लोग बहुत लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो कि डीएनए इज कॉल्ड एज डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइट। इसका नाम है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। नाम से क्या पता चल रहा है? देखो, सबसे पहला बात तो ये एसिड टर्म आ रहा है। एसिड टर्म आ रहा है तो यही चीज़ दिमाग में आती है कि भाई ये डीएनए जो होगा वो एसिडिक नेचर का होगा, राइट। लेकिन कभी ये क्वेश्चन आया है अपने दिमाग में कि ये जो एसिडिक नेचर है वो क्यों है, क्यों आया है, किस लिए हो रहा है एसिडिक, वो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पे डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है। तो ये जो डीऑक्सी राइबो है, ये वाला टर्म जो है ये एक शुगर को रिप्रेजेंट करता है। शुगर मतलब मोनोसेकेराइड्स को। ओके, ये टर्म शुगर के लिए है और मोनोसेकेराइड्स के लिए। न्यूक्लिक एसिड इसीलिए बोलते हैं, न्यूक्लियस में पाया जाता है, हेरिडिटरी मटेरियल है। ओके, तो ये ऐसा एक न्यूक्लिक एसिड है जिसके पास की डीऑक्सी राइबोज नाम का एक शुगर है, प्लस ये एसिडिक होता है। और ये जो डीएनए होते हैं ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर होते हैं। मतलब पॉलीमर का मतलब क्या था कि कुछ मोनोमर यूनिट्स होंगे जो आपस में एक दूसरे से इस तरह से जॉइन होकर एक पॉलीमर का फॉर्मेशन करेंगे। इसका मतलब डीएनए को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ना चाहें तो फाइनली हमें रिजल्ट क्या मिलने वाला है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स के मोनोमर्स हमें मिलने वाले हैं। लेकिन जो आरएनएज होते हैं उनको हम बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइट। और डीएनए को डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बोला जाता है। तो डीएनए जो होंगे ये बस राइबो न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर्स होते हैं। और आरएनए जो होंगे वो राइबो न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर होंगे और डीएनए जो होंगे वो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर होते हैं। इसका मतलब हम ये सेंटेंस लिख सकते हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। आइदर वो राइबो न्यूक्लियोटाइड हो सकते हैं या फिर वो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स हो सकते हैं। यहाँ से आपको एक क्लू मिल चुका होगा कि जो हम न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के बारे में बात कर रहे हैं वो कहाँ पे यूज़ होने वाले हैं। ये डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड हो सकते हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ राइबोन्यूक्लियोटाइड हो सकते हैं और ये न्यूक्लिक एसिड में हमें यूज़ आने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में, कुछ बेसिक पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ओके, दीज आर द बायोमोलिक्यूल्स जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर बनाने में। अभी हमने देखा ये किस तरह से यूज़ हो सकते हैं, राइट। उसके बाद इनके 3 कंपोजिशन से ये बनेंगे। मतलब न्यूक्लियोटाइड्स का और भी 3 कंपोजिशन होगा। सबसे पहला है यहाँ पे एक नाइट्रोजनस बेस रहेगा, उसके बाद एक पेंटोज शुगर रहेगा और तीसरा है यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप रहेगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था जो डीएनए होते हैं या आरएनए होते हैं उसमें एसिड टर्म आता है, राइट, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड या फिर सिर्फ राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये जो एसिड टर्म है या फिर डीएनए और आरएनए जो एसिडिटी शो करते हैं प्रॉपर्टी, वो कहाँ से आता है? ये फॉस्फेट ग्रुप से आता है। और हम ये भी जानते हैं कि जो डीएनए होते हैं वो हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं, वाटर लविंग होते हैं। ये वो क्यों होंगे? क्योंकि ये फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है और फॉस्फेट ग्रुप में एक नेगेटिव चार्ज, 2 नेगेटिव चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से कि ये वाटर के साथ इमीडिएटली अट्रैक्ट करके बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं। उसके साथ ही नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होगा और पेंटोज शुगर प्रेजेंट होगा। अब बात करते हैं नाइट्रोजनस बेस के बारे में कि ये नाइट्रोजनस बेस होता क्या है। नाम से क्या पता चल रहा है? नाइट्रोजनस मतलब नाइट्रोजन कंटेनिंग होना चाहिए, डेफिनेटली नाम से ही पता चल रहा है। उसके बाद एक बेस लिखा है, बेस का मतलब ये बेस की तरह बिहेव करते हैं ये स्ट्रक्चर्स। ओके, तो ये जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, रिंग होते हैं और बेस की तरह बिहेव करते हैं। ये नाइट्रोजनस बेस 2 तरह के हो सकते हैं, आइदर ये प्यूरीन हो सकते हैं
या फिर ये पिरिमिडिन्स हो सकते हैं। अब ये प्यूरिन और पिरिमिडिन क्या है देख लेते हैं। इनको अगर हम जनरली बात करें प्यूरिन और पिरिमिडिन के बारे में, तो ये प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स जो होंगे ये एक रिंग स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक प्यूरिन का रिंग आपको दिख रहा है, राइट। एक ये रिंग है और ये यहाँ पे प्यूरिन का रिंग आपको देखने को मिल रहा होगा, और ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ये पिरिमिडिन का रिंग है। मतलब ये एक नाम है बस, प्यूरिन और पिरिमिडिन एक पर्टिकुलर रिंग का नाम दिया गया है। प्यूरिन रिंग है और पिरिमिडिन रिंग है। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, नाइट्रोजिनस बेस के बारे में पढ़ रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो प्यूरिन रिंग और पिरिमिडिन रिंग होते हैं इनमें कुछ ग्रुप्स सब्सटीट्यूट कर दिए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें पिरिमिडिन रिंग के बारे में, तो यहाँ पे देखिए ये सारे के सारे जो रिंग स्ट्रक्चर हैं, ओके, यहाँ पे ये रिंग स्ट्रक्चर हुआ, इसका ये रिंग स्ट्रक्चर हुआ, और ये रिंग स्ट्रक्चर ये सेम टू सेम रहेगा इस पिरिमिडिन रिंग से, ये पेरेंटल रिंग से सेम रहेंगे। लेकिन इनके जो कार्बन एटम्स हैं या फिर नाइट्रोजन एटम्स हैं जो भी हैं इस रिंग के अंदर, इसमें कुछ और ग्रुप्स हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एमिनो ग्रुप NH2 ग्रुप का सब्सटीट्यूशन हुआ, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यहाँ पे एक ऑक्सीजन का सब्सटीट्यूशन हुआ, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और एक CH3 ग्रुप का सब्सटीट्यूशन हुआ। इस पिरिमिडिन बेस रिंग में हम जब कोई और ग्रुप का सब्सटीट्यूशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कुछ और स्ट्रक्चर्स जनरेट होते हैं, कुछ और स्ट्रक्चर्स हमें मिलते हैं। और वही स्ट्रक्चर को ये कहाँ पाए जाएंगे, ये नाइट्रोजिनस बेस कहलाएंगे। ओके, अभी आपको समझ में आ रहा होगा इन नाइट्रोजिनस बेसिस को पिरिमिडिन और प्यूरिन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पिरिमिडिन रिंग और ये जो प्यूरिन रिंग है इससे डिराइव होके आए हैं। डिराइव होके आए हैं मतलब ये बेस, ये रिंग वही का वही रहेगा, लेकिन इसके साथ कुछ और हम लोग सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, कुछ और फंक्शनल ग्रुप सब्सटीट्यूशन हो रहा है। तो यहाँ पे अगर पिरिमिडिन के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा 3 पिरिमिडिन यहाँ पे हैं। एक है साइटोसिन, ओके, दूसरा है यूरासिल और तीसरा है थाइमिन। तो हमारे पास टोटल 3 पिरिमिडिन मिल चुके हैं। एक तो साइटोसिन हो सकता है, दूसरा यूरासिल हो सकता है और तीसरा थाइमिन हो सकता है। सेकंड, अगर प्यूरिन के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये 2 रिंग है, 2 रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ओके। और ये क्या हो सकते हैं, अगर इस प्यूरिन रिंग में हम एक एमिनो ग्रुप को ऐड कर दें तो ये एडेनाइन बन जाता है, ओके। और एक एमिनो ग्रुप के साथ एक ऑक्सीजन ग्रुप भी अगर हम ऐड कर दें तो यहाँ पे एक गुआनिन बन जाता है। इसका मतलब जो प्यूरिन हुए, प्यूरिन हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट है, एक है एडेनिन प्रेजेंट है, ओके। एडेनिन को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको A भी लिखा जाता है। उसके बाद हमारे पास है गुआनिन, राइट, गुआनिन को हम G भी लिखते हैं। उसके बाद पिरिमिडिन में हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट है, हमारे पास है साइटोसिन जिसे कि C लिखा जाता है, ओके। उसके बाद हमारे पास है थाइमिन, थाइमिन जिसे कि T लिखा जाता है। और एक तीसरा नाइट्रोजनस बेस हमारे पास है जिसे कि यूरासिल बोला जाता है, और ये यूरासिल को U हम लिख देते हैं। तो अगर हम प्यूरिन्स के बारे में देखें तो एडेनिन और गुआनिन बोथ DNA और RNA में प्रेजेंट होंगे, लेकिन इस पिरिमिडिन में जो थाइमिन है, थाइमिन कभी भी RNA में प्रेजेंट नहीं होता है, ये हमेशा DNA में प्रेजेंट मिलेगा। और यहाँ पे यूरासिल जो होगा वो हमेशा RNA में मिलेगा इन प्लेस ऑफ थाइमिन। थाइमिन को जहाँ होना चाहिए उस जगह पे RNA में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे आपको यूरासिल नज़र आएगा, थाइमिन आपको नहीं दिखेगा। तो ये था कुछ बेसिक पॉइंट नाइट्रोजिनस बेस के बारे में। ये आपको याद रख लेने हैं कि प्यूरिन किन को बोला जाता है और पिरिमिडिन किन को बोलते हैं, ओके। प्यूरिन 2 हैं हमारे पास, एक तो एडेनिन है और दूसरा गुआनिन है। पिरिमिडिन हमारे पास 3 प्रेजेंट है, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरासिल, जिसमें कि साइटोसिन हमेशा DNA में ही पाया जाएगा, ये कभी भी RNA में नहीं मिलेगा। और यूरासिल जो प्रेजेंट है ये हमेशा RNA में मिलेगा, ये DNA में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं पेंटोज शुगर के बारे में। नाम से यहाँ पे क्या पता चल रहा है, ये एक शुगर है प्लस पेंटोज है। पेंटोज ये जो वर्ड है ये 5 के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे देखते हैं ये क्या होते हैं। तो शुगर है तो ये मोनोसैकेराइड होंगे, राइट। दीज आर द मोनोसैकेराइड्स विथ 5 कार्बन एटम, इनके पास 5 कार्बन एटम होगा और ये मोनोसैकेराइड्स होंगे। और ये मोनोसैकेराइड्स आपको अगर याद हो, कार्बोहाइड्रेट्स में हमने देखा था ग्लूकोज और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। ये मोनोसैकेराइड साइक्लिक फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं और ये चेन में भी प्रेजेंट हो सकते हैं।
यहाँ पे जितने भी आपको मोनोसैकेराइड दिखेंगे, अभी हम पढ़ेंगे इन पेंटोज शुगर के बारे में, ये आपको साइक्लिक नज़र आएंगे। ओके, तो पेंटोज शुगर दो तरह के पाए जाते हैं डीएनए और आरएनए में। फर्स्ट है राइबोज शुगर हो सकता है, और दूसरा है आपका डीऑक्सी राइबोज शुगर। तो ये जो राइबोज शुगर है ये हमेशा आपको आरएनए में देखने को मिलेंगे, जैसे कि यूरासिल आपको हमेशा आरएनए में देखने को मिलता था, और जो डीऑक्सी राइबोज शुगर है वो हमेशा आपको डीएनए में नज़र आएंगे। ओके, अभी एक बार देख लेते हैं इनके स्ट्रक्चर, उसके बाद आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा पिक्चर कि किस तरह से ये स्ट्रक्चर्स बने हुए होते हैं और ये क्या रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे आपको दो स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, मैंने बोला ये 5 एटम का एक रिंग है, 5 कार्बन का एक रिंग होगा और 5 एटम का एक रिंग है। ये एक पेंटोज शुगर है। तो ये एक कार्बन एटम फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये 3 और ये 4 और ये 5, 5th पे एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ये हो गया 5 एटम का एक रिंग। उसके बाद देखो ये फर्स्ट वाला है डीऑक्सी राइबोज, सेकेंड वाला है राइबोज। तो डीऑक्सी राइबोज और राइबोज में डिफरेंस क्या है, अगर आप इसके सेकेंड कार्बन को देखोगे दोनों के, तो सेकेंड कार्बन में जो एक के पास डीऑक्सी राइबोज के पास सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट है और राइबोज के पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे OH मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। नाम से क्या पता चल रहा है, जो राइबोज है उसके पास OH है। डीऑक्सी राइबोज मतलब ये इस राइबोज से एक ऑक्सीजन हट गया है, राइट। डीऑक्सी, एक ऑक्सीजन हटा के हमने इस शुगर को बनाया है, इसीलिए इस शुगर का नाम पड़ गया डीऑक्सी राइबोज। और ये जो डीऑक्सी राइबोज होते हैं वो हमेशा डीएनए में मिलेंगे। अभी आपको पता चल रहा होगा क्यों इस डीएनए मॉलिक्यूल को हम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, क्योंकि डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शुगर देखने को मिलता है, इसी वजह से हम इन्हें डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। और आरएनए को हम राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं क्योंकि उनमें सिर्फ और सिर्फ राइबोज शुगर देखने को मिलता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, ये दिमाग में आ सकता है कि भाई दोनों के दोनों न्यूक्लिक एसिड हैं, लेकिन एक के पास राइबोज शुगर है, दूसरे के पास डीऑक्सी राइबोज शुगर है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है कि दोनों के पास अलग अलग शुगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं? क्या सिर्फ राइबोज प्रेजेंट नहीं हो सकता था डीएनए में? देखिए, एक राइबोज का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी मान सकते हैं ये है कि यहाँ पे ऑक्सीजन OH मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, राइट। और OH मॉलिक्यूल के जो ऑक्सीजन्स होते हैं इसमें लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, ये आपको पता ही होगा, बेसिक केमिस्ट्री का बात है। ओके, यहाँ पे जो लोन पेयर प्रेजेंट है, लोन पेयर के होने की वजह से ये जो मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं राइबोजियो, ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब ये दूसरे से बहुत जल्दी ही रिएक्शन करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, लेकिन डीऑक्सी राइबोज में देखो ये सेकेंड पोजिशन में एक ऑक्सीजन को हटा दिया गया है, लेकिन थर्ड पोजीशन में है, डेफिनेटली है, लेकिन सेकंड में हटा दिया गया है। तो फिर यहाँ पे राइबोज शुगर के कंपैरेटिवली क्या ये डीऑक्सी राइबोज शुगर कम रिएक्टिव होगा? डेफिनेटली कम रिएक्टिव होगा, क्योंकि इसके पास एक ऑक्सीजन कम है। तो हमें क्या चाहिए, हम जब डीएनए के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि वो न्यूक्लिक एसिड है, वो एक जेनरेशन से दूसरे जेनरेशन में ट्रांसफ़र होगा और पूरे लाइफ तक, मतलब जितना भी एक जाइगोट के फॉर्मेशन होने से एक इंडिविजुअल के डेवलपमेंट और उसके डेथ होने तक वो जो डीएनए मॉलिक्यूल है उसको स्टेबल होना चाहिए, राइट। ये स्टेबल होना चाहिए, इसमें कोई इतना जल्दी चेंजेस नहीं होना चाहिए, ये ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। अगर ये डीएनए ही रिएक्टिव होने लग गया तो सोचो न्यूक्लियस के अंदर कितना ज़्यादा रिएक्शंस होने लगेगा। इसी वजह से हम क्या करते हैं, इस राइबोज से एक ऑक्सीजन हटा के हम इसको थोड़ा कम रिएक्टिव बना देते हैं, ज़्यादा स्टेबल बना देते हैं, और ज़्यादा स्टेबल बनाने के बाद हम इन्हें डीएनए के स्ट्रक्चर में यूज़ करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है, अभी तक हमने देख लिया कि नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, राइट। नाइट्रोजन बेसेस दो तरह के हो सकते हैं, आइदर वो प्यूरिन्स होते हैं या फिर वो पिरिमिडिन्स होते हैं। प्यूरिन हमारे पास क्या क्या मिल गया था, प्यूरिन हमारे पास थे एडेनिन एंड गुआनिन, मैं इनको शॉर्ट में ही लिख रही हूँ, इसको इसी तरह से लिखा जाता है, इनका नोटेशन A एंड G ही है। ओके, पिरिमिडिन में हमारे पास था साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरासिल। साइटोसिन एंड थाइमिन दोनों डीएनए में प्रेजेंट हैं, और साइटोसिन और यूरासिल जो होंगे दोनों आरएनए में प्रेजेंट होंगे। थाइमिन आरएनए में नहीं मिलेगा और यूरासिल जो होता है आपको आरएनए में नहीं मिलेगा। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। जब हम डीएनए के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, राइट। इस तरह से एक डबल
हेलिक्स का फॉर्मेशन करता है डीएनए। तो जब डबल हेलिक्स का फॉर्मेशन करता है, एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड से इस तरह बाइंड करता है। तो हम जानते हैं कि जो डीएनए होते हैं वो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स के ही पॉलीमर होते हैं, राइट। तो उसमें क्या होता है, अगर मैं दो स्ट्रैंड को यहाँ से मैं जूम करके यहाँ पे आपको बताऊँ, तो यहाँ पे देखो दो स्ट्रैंड इस तरह से हैं, ओके। तो एक स्ट्रैंड में एक नाइट्रोजनस बेस दूसरे स्ट्रैंड के दूसरे नाइट्रोजनस बेस से ये बॉन्ड बनाता है, और जब बॉन्ड बनाते हैं तो हमेशा एडेनिन बॉन्ड करता है थायमीन के साथ, दो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करके, और जो ग्वानिन होता है वो हमेशा साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाएगा और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होंगे। जैसे कि यहाँ पे ये एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का, ओके। यहाँ पे मान लो एक स्ट्रैंड में एडेनिन है तो दूसरे स्ट्रैंड में क्या होना चाहिए, थायमीन होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता यहाँ पे, ओके। और अगर यहाँ पे इस स्ट्रैंड पे थायमीन है तो दूसरे स्ट्रैंड पे एडेनिन होना चाहिए, और दोनों में क्या होगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। उसी तरह से अगर एक स्ट्रैंड में ग्वानिन प्रेजेंट है तो दूसरे स्ट्रैंड में साइटोसिन होना चाहिए, और दोनों में ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। ये तो हमने बात कर लिया डीएनए का कि किस तरह से डीएनए में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है। लेकिन अगर मैं आरएनए के बारे में बात करूँ तो आरएनए जनरली क्या होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, राइट। लेकिन कभी कभी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी देखने को मिलता है, और ये जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए दिखने को मिलेगा, हम जानते हैं जो थायमीन होता है वो आरएनए में प्रेजेंट नहीं होता, उसके जगह पे क्या होता है, यूरासिल प्रेजेंट होता है। तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल में अगर एक स्ट्रैंड में एडेनिन पाया जाएगा तो दूसरे स्ट्रैंड में थायमीन की जगह क्या पाया जाएगा, यूरासिल पाया जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं एडेनिन हमेशा किसके साथ बॉन्ड बनाता है, थायमीन के साथ डीएनए में बॉन्ड बनाता है। लेकिन आरएनए के बारे में अगर बात करें तो वो यूरासिल के साथ बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ पे अगर गुआनिन प्रेजेंट हो तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और एक साइटोसिन ग्रुप यहाँ पे जुड़ेगा, ओके। उसी तरह से यहाँ पे अगर यूरासिल है तो यहाँ पे एक एडेनिन आ जाएगा। होप कि आप लोग को ये समझ में आया होगा कि किस तरह से डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो उसका फॉर्मेशन होता है एक दूसरे स्ट्रैंड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना के। तो ये क्वेश्चन कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि डीएनए के जो स्ट्रक्चर हैं वो एडेनिन किसके साथ बॉन्ड बनाता है, ग्वानिन किसके साथ बॉन्ड बनाता है, ओके। आरएनए में कौन कौन से नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं, ये आपसे कई बार पूछा जा सकता है। इसके बारे में डीएनए के स्ट्रक्चर में हम डिटेल में और ज़्यादा डिस्कशन करेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, ओके। नेक्स्ट अभी देखते हैं न्यूक्लियोसाइड के बारे में। सबसे पहले हमने क्या, हमारा टॉपिक क्या था आज का, न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। तो हम पहले जा रहे हैं न्यूक्लियोसाइड में। हमने देख लिया है डीएनए में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, ओके। नाइट्रोजनस बेस के बारे में हमने देख लिया, पेंटोज शुगर के बारे में देख लिया, फॉस्फेट के बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरी नहीं है, इसको हम आगे हर चीज़ में जहाँ पे ये इंक्लूड होता चलेगा हम उनको देखते चलेंगे। तो ये न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं, जब एक पेंटोज शुगर एक नाइट्रोजनस बेस के साथ बॉन्ड बनाता है तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। हमने देख लिया पेंटोज शुगर के बारे में, मोनोसैकेराइड होता है, 5 रिंग वाला शुगर होता है, वो आइदर डीऑक्सीराइबोज हो सकता है या फिर वो क्या हो सकता है, राइबोज हो सकता है, राइट। आइदर वो राइबोज हो सकता है या फिर वो डीऑक्सीराइबोज हो सकता है। डीऑक्सीराइबोज डीएनए में प्रेजेंट होगा, राइबोज आरएनए में प्रेजेंट होगा। नाइट्रोजनस बेस के बारे में भी हमने देख लिया, 2 तरह के नाइट्रोजनस बेस होते हैं, आइदर ये प्यूरिन्स होंगे या फिर ये पिरिमिडिन्स होंगे, राइट। तो इन सब में जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है एक पेंटोज शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस का, मतलब डीऑक्सीराइबोज प्यूरिन के साथ या फिर पिरिमिडिन के साथ, और राइबोज प्यूरिन के साथ या फिर पिरिमिडिन के साथ, तो उस स्ट्रक्चर जो फाइनली हमें मिलेगा उसको क्या बोल देंगे हम, न्यूक्लियोसाइड बोल देंगे। तो डीएनए में आप जानते हो जो पेंटोज शुगर प्रेजेंट होता है वो डीऑक्सीराइबोज होता है, राइट। तो डीऑक्सीराइबोज के साथ जब एक एडेनिन मॉलिक्यूल, एडेनिन क्या है, एक नाइट्रोजनस बेस है, ओके, जो कि एक प्यूरिन है। तो डीऑक्सीराइबोज के साथ जब एक प्यूरिन लिंक करे तो उसको क्या बोल देंगे हम, डीऑक्सी एडेनोसिन बोल देंगे, ओके। उसी तरह से डीऑक्सीराइबोज के साथ अगर गुआनोसिन और गुआनिन जब बॉन्ड बनाएगा तो उसको हम क्या बोल देंगे, डीऑक्सी गुआनोसिन। और अभी हमने क्या बोला, जब एक
पेंटोज शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस लिंक करेगा तो उसको हम बोल देंगे न्यूक्लियोसाइड। तो ये क्या है, न्यूक्लियोसाइड ऑफ डीएनए है। डीऑक्सी एडेनोसिन हो गया, डीऑक्सी गुआनोसिन हो गया। उसी तरह से डीऑक्सी थाइमिडीन बनेगा जब डीऑक्सी राइबोज शुगर थाइमीन के साथ बॉन्ड बनाएगा। ओके, और अगर ये साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाया तो उसको हम क्या बोलते हैं, डीऑक्सीसाइटिडीन बोलते हैं। इसी तरह से न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं डीएनए के अंदर। लेकिन अगर हम बात करें आरएनए में, आरएनए में जो शुगर प्रेजेंट होता है हम जानते हैं राइबोज शुगर होता है। ओके, तो यहाँ पे बस डीऑक्सी का टर्म हटा देना, बाकी सारा का सारा एज इट इज होगा। जैसे कि एडेनोसिन प्रेजेंट होता है, गुआनोसिन होता है, साइटिडीन होता है और यूरिडीन होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम्स में कि आपको 4 ऑप्शंस दे दिया जाएगा, उसमें से आपको पिक करना रहेगा कि न्यूक्लियोसाइड्स ऑफ डीएनए कौन सा है, इन चारों में से न्यूक्लियोसाइड कौन सा है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि न्यूक्लियोसाइड ऑफ डीएनए के बारे में अगर बात करें तो हमेशा डीऑक्सी राइबोज शुगर यूज होता है, तो डीऑक्सी डेफिनेटली आने वाला है उसके टर्म में। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में। हम जानते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो जब एक दूसरे के साथ इस तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, एक न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, आइदर डीएनए या फिर आरएनए, क्योंकि वो लोग क्या होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखते हैं कि अभी हमने न्यूक्लियोसाइड के बारे में देखा। ये जो न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं, मान लो ये एक न्यूक्लियोसाइड है और ये न्यूक्लियोसाइड जब फॉस्फेट के साथ एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, उसको क्या बोल देंगे हम, न्यूक्लियोटाइड्स बोल देते हैं। सिंपल है। अभी हमने देखा न्यूक्लियोसाइड्स क्या क्या हो सकते हैं। न्यूक्लियोसाइड्स आइदर ये हो सकते हैं डीएनए के अंदर या फिर आरएनए के अंदर। डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, ये इन चारों में से कोई एक हो सकता है, राइट। और अगर आरएनए के बारे में देखें तो इन चारों में से कोई हो सकता है। तो ये चारों में से कोई भी अगर फॉस्फेट के साथ बॉन्ड बना लिया तो उसको हम बोल देंगे न्यूक्लियोटाइड, राइट। तो यहाँ पे देखो, अगर न्यूक्लियोसाइड के साथ, मान लेते हैं ये एक न्यूक्लियोसाइड है, इसके साथ अगर एक फॉस्फेट ग्रुप इस तरह से अटैच हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड हो गया, उसके साथ मोनोफॉस्फेट, मोनोफॉस्फेट का मतलब एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, तो फिर इसको बोल देंगे हम न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट। तो अगर आरएनए के बारे में बात करें, ओके, तो आरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है। सबसे पहला न्यूक्लियोटाइड है आपका एडेनिलिक एसिड। एडेनिलिक एसिड ये कैसे आया, देखो यहाँ पे ध्यान से, एसिड आ गया है। एसिड किस लिए आया है, क्योंकि हम न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो रहा है। किसके साथ अटैच हो रहा है, एक न्यूक्लियोसाइड के साथ अटैच हो रहा है। तो एडेनिलिक एसिड में जो न्यूक्लियोसाइड होगा, जैसे कि यहाँ पे हम देख लेते हैं, एक तो है न्यूक्लियोसाइड, ओके, न्यूक्लियोसाइड के साथ एक फॉस्फेट अटैच होगा और उसके बाद हमारे पास फाइनली क्या मिलेगा, न्यूक्लियोटाइड मिल जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, न्यूक्लियोसाइड अगर हम आरएनए के बारे में बात कर रहे हैं, ओके, हम अगर आरएनए के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड क्या हो सकता है। सबसे पहला न्यूक्लियोसाइड यहाँ पे आपको मिलेगा देखने को एडेनोसिन, राइट। तो यहाँ पे ले लो एग्जाम्पल एडेनोसिन का। जब एडेनोसिन फॉस्फेट के साथ बाइंड करेगा, ओके, एडेनोसिन प्लस फॉस्फेट, तो ये किसका फॉर्मेशन कर लेगा, एडेनिलिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। एक फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे अटैच हुआ है, ध्यान देना। तो इसे क्या बोल देंगे हम, एडेनिलिक एसिड, ओके। उसके बाद अगर एडेनोसिन हो गया, उसके बाद अगर गुआनोसिन, ओके, अगर यहाँ पे गुआनोसिन अगर अटैच हुआ, किसके साथ अटैच होगा, फॉस्फेट के साथ अटैच होगा, ओके। अगर गुआनोसिन अटैच हो गया एक फॉस्फेट के साथ तो फिर इसको क्या बोल देंगे, गुआनिलिक एसिड बोल देंगे हम। इसी तरह से फॉर्मेशन होता है न्यूक्लियोटाइड्स का। और यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे कितने फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक फॉस्फेट ग्रुप। तो हम इनको और क्या बोल सकते हैं, अगर एडेनिलिक एसिड है तो इनको हम बोल सकते हैं एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, क्योंकि एक एडेनोसिन मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैच्ड है। अगर आपको याद हो तो हमने देखा था सबसे पहले एडेनोसिन, गुआनोसिन, साइटोसिन और यूरासिल, इन चारों को हमने देखा था, राइट। तो यहाँ पे एडेनोसिन
एक फॉस्फेट के साथ अटैच हो रहा है तो एक न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन हो रहा है जो कि है आपका एडेनिलिक एसिड, या फिर उसको हम क्या बोल देते हैं, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, मतलब एडेनोसिन के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है। सिमिलरली जब गुआनोसिन के साथ एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल अटैच होता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, गुआनिलिक एसिड, और इसको GMP भी लिखा जाता है, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। जब एक साइटिडीन के साथ एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल अटैच होगा तो इसको हम बोल देते हैं साइटिडिलिक एसिड और CMP, और जब यूरिडीन के साथ एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल अटैच हो जाएगा इसको हम बोल देंगे यूरिडाइलिक एसिड और UMP। और ये सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ये नाम आपको याद रखने हैं। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको ये नाम याद रखने की, मतलब इसको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो कैसे, क्योंकि एडेनोसिन ऐड हो रहा है और यहाँ पे अगर न्यूक्लियोटाइड के बारे में बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली एक फॉस्फेट ग्रुप आएगा, और अगर फॉस्फेट ग्रुप आएगा तो एसिड लगने वाला है उसके नाम पे। ओके, इसी तरह से आप एक नाम को अगर याद कर लोगे तो बाकी सारे नाम अपने आप ही याद हो जाएंगे। और ये नेम्स आपके NCERT में दिए हुए हैं, एडेनिलिक एसिड, गुआनिलिक एसिड, साइटिडिलिक एसिड एंड यूरिडिलिक एसिड, ये आपके NCERT में दिया हुआ है। भले ही ये जो एनर्जी का नाम है, मतलब AMP, GMP, CMP एंड UMP, ये आपके NCERT में दिया हुआ आपको नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने ये बता दिया है वो इसीलिए क्योंकि ये सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स आपको मिलेंगे, जैसे AMP हो गया, GMP हो गया, इनके पास क्या है, एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है, राइट। ये अगर मान लो एक न्यूक्लियोसाइड प्रेजेंट है, इसके साथ एक फॉस्फेट प्रेजेंट है, क्या होता है आपको याद होगा, ATP। ATP क्या है, एनर्जी का स्ट्रक्चर है, राइट। तो ATP कैसे बनता है, यही तो है ये जो एडेनिलिक एसिड है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। अगर आपको ATP का नाम याद हो तो वो हम क्या बोलते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं हमें। मतलब यहाँ पे मोनोफॉस्फेट है। एडेनिलिक एसिड के बारे में अगर बात करें, AMP, यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन जब एडेनोसिन में 3 फॉस्फेट ग्रुप बाइंड हो जाता है तो उसको हम क्या नाम देते हैं, ATP और एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का काम क्या होता है, ये क्या प्रोवाइड करता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये एनर्जी कैसे प्रोवाइड होता है, जब एक फॉस्फेट बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होगा तो इसमें से क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा। ये बॉन्ड अगर ब्रेक हुआ तो एनर्जी रिलीज होगा। इसी को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे आपको इतना सारा जो नाम है, AMP, GMP, CMP और QMP, ये बताया है। बाकी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई AMP जब और 2 फॉस्फेट के साथ अटैच होते हैं तो हम उनको बोल देते हैं ATP। सिमिलरली जो GMP होता है वो अगर और 2 फॉस्फेट के साथ अटैच हो जाएंगे तो हम उनको क्या बोल देंगे, GTP बोल देंगे। और ये GTP भी एनर्जी सोर्स की तरह काम करते हैं। जैसे हमने अभी देखा कि जो ATP होते हैं उनके फॉस्फेट बॉन्ड जब ब्रेक होता है तब वो क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज कराते हैं। उसी तरह से जो GTP होते हैं, सिमिलरली सेम टू सेम, यहाँ पे क्या होगा, गुआनोसिन होगा। गुआनोसिन के साथ क्या होते हैं, 3 फॉस्फेट ग्रुप इस तरह से अटैच होंगे। यहाँ पे भी जब फॉस्फेट का आप लोग इसको ब्रेक करोगे इस बॉन्ड को तो एनर्जी रिलीज होगा। इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो भी एनर्जी रिलीज होगा, इसको ब्रेक करेंगे तब भी एनर्जी रिलीज होने वाला है। और वही CMP और UMP के साथ भी होता है, लेकिन इनमें जो बॉन्ड्स होते हैं और ये जो एनर्जी सोर्स होते हैं ये उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम में। आप लोग बार बार यही सुनते आए होंगे ATP के बारे में। GTP भी शायद आपके लिए न्यू हो, लेकिन ATP आपके लिए बहुत ही कॉमन है, राइट। CMP और UMP एज ए एनर्जी सोर्स आप नहीं सुने होंगे। उसके बाद बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स इन DNA। अगर आपको न्यूक्लियोटाइड RNA का समझ में आ गया तो न्यूक्लियोटाइड DNA का समझने वाला चीज़ कुछ भी नहीं है, बस एक बार देख लेना है। तो यहाँ पे हम जानते हैं डीऑक्सी राइबोज शुगर यूज़ होता है, तो डेफिनेटली वहाँ पे नाम क्या हुआ करता था। अगर हम बात करें एडेनोसिन के बारे में, ओके, जब एक एडेनोसिन मॉलिक्यूल एक फॉस्फेट के साथ बाइंड हो जाता था तो हम उन्हें क्या बोल देते थे, एडेनिलिक एसिड, राइट। तो यहाँ पे डीऑक्सी राइबोज यूज है तो नाम टर्म में क्या आ जाएगा, पहले डीऑक्सी आ जाएगा, राइट। डीऑक्सी एडेनाइलिक एसिड, डीऑक्सी एडेनाइलिक एसिड। और
इन्हें डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, फॉस्फेट तो एक ही जुड़ रहा है इसलिए अभी भी नाम क्या आ रहा है, मोनोफॉस्फेट। और डीऑक्सी एडेनोसिन आ रहा है क्योंकि यहाँ पे जो शुगर यूज़ होगा वो आपका डीऑक्सी राइबोज शुगर यूज़ होने वाला है। तो इसको हम क्या लिखते हैं, DAMP लिखते हैं। उसको क्या लिखते थे जब RNA में प्रेजेंट होता था, AMP लिखते थे, लेकिन यहाँ पे DNA में प्रेजेंट है ये, इसलिए हम DAMP लिख रहे हैं। सिमिलरली अगर गुआनिलिक एसिड हो और गुआनोसिन के साथ अगर डीऑक्सीराइबोज अटैच हो जाए तो उसको हम DGMP बोलेंगे, और साइटिडिन के साथ अगर डीऑक्सीराइबोज अटैच हो तो उसको DCMP बोलेंगे। ओके, और उसी तरह से थाइमिडीन के साथ जब डीऑक्सीराइबोज अटैच हो जाए तो DTMP बोल देते हैं इनको। ये सारे के सारे क्या हैं, आपके न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो कि DNA में प्रेजेंट होते हैं। NCERT में ये चारों नाम आपके गिवन हैं, डीऑक्सी एडेनिलिक एसिड, डीऑक्सी गुआनिलिक, साइटिडिलिक और थाइमिडिलिक। ये चारों आपको याद होना चाहिए कि ये न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो DNA में प्रेजेंट होगा। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल, मतलब जो भी समझाया अभी आपको वो दिया गया है। ये है बेस, मतलब नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है। ओके, तो नाइट्रोजनस बेस के साथ एक शुगर प्रेजेंट होगा तो वो हो जाएगा न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड के साथ अगर एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट। जैसे कि अगर एडेनोसिन हुआ ये, तो फिर इसके साथ हम क्या लिख देते हैं, AMP एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, राइट। अगर दो फॉस्फेट मॉलिक्यूल अटैच हुआ तो इनको क्या बोल देते हैं, इसको ADP बोलते हैं, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। दो फॉस्फेट मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, और अगर तीन आ जाएगा, तीन फॉस्फेट आ जाएंगे तो उनको क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। और ये न्यूक्लियोसाइड कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि एडेनिन हो सकता है, गुआनिन हो सकता है, या फिर पिरिमिडिन में से कोई तीन भी यहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं। ये बस बेसिक ब्रीफ आइडिया है, ऐसा नहीं है कि आपको ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इसको एज इट इज़ सारा का सारा याद करना होगा। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, जितना NCERT में दिया है, एक ही पैराग्राफ दिया है इसके बारे में, तो उसी को हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहे हैं, समझने का बस कोशिश कर रहे हैं। एक बार समझ लो इस चीज़ों को तो फिर अपने आप दिमाग में वो एक प्रिंट होकर रह जाएगा, तो आपको इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसको ऐसा नहीं है कि बैठ के स्ट्रक्चर्स को बनाने लग गए, ओके, उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड किस तरह से फॉर्मेशन हो रहा है, हम जानते हैं न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या प्रेजेंट होता है, एक बार फिर से याद करो। एक बेस प्रेजेंट होगा, ओके, एक बेस प्रेजेंट होगा, एक शुगर प्रेजेंट होगा। शुगर मतलब अगर वो डीऑक्सीराइबोज हो सकता है या फिर वो राइबोज शुगर हो सकता है। उसके साथ क्या प्रेजेंट होगा, एक फॉस्फेट प्रेजेंट होगा। ये तीनों स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, मतलब ये तीनों एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे देखते हैं न्यूक्लियोटाइड किस तरह से बन रहा है। ये आपको दिख रहा होगा, एक बेस है, ओके, कोई भी बेस हो सकता है, ये आइदर ये प्यूरिन्स हो सकते हैं या फिर ये पिरिमिडिन्स हो सकते हैं। तो जो बेस है वो देखो कहाँ पे अटैच हो रहा है, जो शुगर है, शुगर का जो C1 है, कार्बन 1 है, उसके साथ बेस अटैच हो रहा है। ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है, इसको बस याद रखना कि जो शुगर मॉलिक्यूल है उसका फर्स्ट कार्बन पे जाके नाइट्रोजन है बेस का, ओके, ये बेस प्यूरिन भी हो सकता है, पिरिमिडिन भी हो सकता है। इसके साथ जब अटैच होता है तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ये बॉन्ड भी आपको याद रखना पड़ेगा, बॉन्ड का नाम, ओके, यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद देखो ये शुगर मॉलिक्यूल अब किससे अटैच होंगे, फॉस्फेट से अटैच होंगे, क्योंकि हम न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में बात कर रहे हैं। अगर ये न्यूक्लियोसाइड होता तो बस इतना ही स्ट्रक्चर रहता, फॉस्फेट मॉलिक्यूल नहीं आता। तो यहाँ पे हम न्यूक्लियोटाइड के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो शुगर है, शुगर का 5th कार्बन, ये वाले जो कार्बन होते हैं ये एक फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच है। अब आपको पिक्चर क्लियर हो रहा होगा कि इस स्ट्रक्चर में, इस न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर में एक ही फॉस्फेट मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये मोनोफॉस्फेट्स हैं, राइट, मोनोफॉस्फेट्स हैं। अगर ये एडेनिन बेस प्रेजेंट होता तो इनको क्या बोल देते हैं हम, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, AMP, ओके। तो ये स्ट्रक्चर में आपको याद क्या रखना है, आपको ये याद रखना है कि बेस जब शुगर से बाइंड होता है न्यूक्लियोटाइड या फिर न्यूक्लियोसाइड में, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू बाइंड होता है, और यहाँ पे शुगर का जो फर्स्ट कार्बन है वो बेस के जो नाइट्रोजन है उसके साथ ये बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है आपको यहाँ पे कि जो शुगर का 5th कार्बन मॉलिक्यूल है, 5th कार्बन एटम जो होगा वो फॉस्फेट से बाइंड करेगा,
थ्रू फॉस्फोइस्टर लिंकेज। ये लिंकेज आपको याद रखना है, इसका नाम क्या है, फॉस्फोइस्टर लिंकेज। तो इसके थ्रू ये बाइंड करके फाइनली एक न्यूक्लियोटाइड बना देगा। ओके, अभी तक हमने जो भी डिस्कशन कर लिया, एक बार इसका ब्रीफ ओवरव्यू देख लेते हैं। हमने सबसे पहले क्या डिस्कशन किया था कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, राइट, और डीएनए क्या होता है। अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो डीएनए, दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स एंड आरएनए आर द पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, राइट। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ये किससे बने हुए होते हैं? सबसे पहला एक नाइट्रोजन बेस होता है, ओके। दूसरा क्या होता है, एक पेंटोज शुगर होता है, राइट। उसके बाद तीसरा क्या होता है, इनके साथ एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। तो ये जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वो क्या हो सकते हैं, आइदर ये हो सकते हैं हमारे पास प्यूरिन हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकते हैं, पिरिमिडिन्स हो सकते हैं। तो ये प्यूरिन में कौन कौन से नाइट्रोजन बेस आते हैं, यहाँ पे आएगा एडेनिन आ जाएगा, और एक आता है गुआनिन। और अगर पिरिमिडिन के बारे में बात करें तो यहाँ पे आ जाता है साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरासिल। यहाँ पे जो साइटोसिन एंड थाइमिन है ये दोनों डीएनए में प्रेजेंट होते हैं, और साइटोसिन के साथ यूरासिल जो होगा वो आरएनए में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो पेंटोज शुगर होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, आइदर ये डीऑक्सी राइबोज शुगर हो सकते हैं, राइट, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ राइबोज शुगर हो सकते हैं। डीऑक्सी राइबोज हो सकता है या फिर राइबोज हो सकता है। जो राइबोज शुगर होते हैं वो हमेशा आरएनए में देखने को मिलेंगे, और जो डीऑक्सी राइबोज होते हैं वो आपको डीएनए में देखने को मिलेगा। उसके बाद हमने और क्या डिस्कशन किया था, न्यूक्लियोसाइड्स के बारे में भी हमने देखा था। और न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं, यहाँ पे जब एक नाइट्रोजिनस बेस पेंटोज शुगर के साथ बाइंड करता है तो हम उनको बोल देते हैं न्यूक्लियोसाइड्स, राइट। बॉन्ड कौन कौन सा देखा था हमने, सबसे पहले देखा हमने एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ओके। स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहाँ पे देखने को मिल रहा था, जब एक नाइट्रोजिनस बेस पेंटोज शुगर के साथ बॉन्ड बना रहा है, कहाँ पे, C1 कार्बन 1 ऑफ पेंटोज शुगर विथ नाइट्रोजन बेस, राइट, उसको बोल देते थे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। दूसरा बॉन्ड कौन सा आ रहा था, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड आ रहा था, मतलब यहाँ पे एक एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था। फॉस्फो एस्टर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि फॉस्फेट के साथ ये एस्टर बॉन्ड बन रहा है। तो फॉस्फो एस्टर बॉन्ड कहाँ पे बन रहा था, पेंटोज शुगर, ओके, पेंटोज शुगर प्लस एक फॉस्फेट ग्रुप, इनके साथ बन जाता था फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। उसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि जो न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं उनके नाम हमने देखे थे, और जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनके भी नेम हमने देखा। तो ये था ओवरव्यू आज इस लेक्चर में हमने जितना भी कवर किया है। तो होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसके बाद अगर आप एनसीईआरटी एक बार रीड करेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। इसमें जितने भी एनसीईआरटी में दिए गए हैं उतने आपको याद करने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ हमने यहाँ पे जो भी चीज़ें डिस्कशन किया है ये हम जब डीएनए पढ़ेंगे और उसका स्ट्रक्चर जब डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, तब आपको ये काम आने वाला है। प्लस आपको सारे स्ट्रक्चर्स याद करने की ज़रूरत नहीं, जितना एनसीईआरटी में दिया है बस उतना में ही आप फोकस्ड रहें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अगर आपको कुछ और ऐड करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो डेफिनेटली आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको इसी तरह के वीडियो 11th और 12th के बारे में मिलते रहें। So thank you very much for watching this lecture.